बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एक संघर्ष की कहानी की, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसान बरसाती सब्जी के लिए ओल, अदरक और हल्दी की करें खेती। धान फसल की नर्सरी तैयार करते समय बरतें सावधानी। अरहर की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं बिरसा अरहर 1। अब समाचार विस्तार से। किसान बरसाती सब्जी के साथ ओल, अदरक और हल्दी की खेती करें। इससे बेहतर आमदनी होगी, क्योंकि इन फसलों को संरक्षित रखकर ऑफ सीजन में बेहतर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाई धान की नर्सरी तैयार करते समय सावधानी बरतें। जहां तक हो प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करें। धान की पौध तैयार करने के लिए 8 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी क्यारियां बनाएं। जब तक नए पौधे हरे ना हो जाएं, पक्षियों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतें। इसके लिए 2 से 3 दिनों तक अंकुरित बीजों को पुआल से ढक कर रखें। किसान भाई खेत में सिंचाई के लिए थाला और ड्रिप विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन ड्रिप विधि ज़्यादा बेहतर साबित हो रहा है। ड्रिप विधि से जहां पानी की बचत होती है, वहीं फसल को आवश्यकता अनुसार पानी मिलता है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। साथ ही मल्चिंग का प्रयोग भी काफ़ी लाभकारी साबित हो रहा है। सिंचाई विधि में हम लोग 2 विधि किसानों को सजेस्ट करते हैं। एक है नाली, खेत को तैयार करके नाली बनाते हैं, थाला बनाते हैं और उसमें बीजों को लगाते हैं, 2 से 3 बीज। और जो एक अलग विधि जो वर्तमान में अधिकांश किसान जो है ड्रिप विधि में जा रहे हैं, जिससे किसानों को काफ़ी पानी की बचत भी हो रही है, फर्टिगेशन भी कर पा रहे हैं और उत्पादकता भी काफ़ी बढ़ रही है। किसी किसी फसल में तो 80 से 90% या इससे भी अधिक प्रोडक्शन बढ़ रहा है और खर्च भी कम हो रहा है, लेबर कम हो रहा है, समय का कम बचत हो रहा है। तो इस तरह से हम किसानों को ड्रिप में और मल्चिंग, खास के आजकल के डेट में मल्चिंग, जो फसल के अवशेष के द्वारा मल्चिंग करके पानी को प्रबंधन, कैसे हम पानी को प्रबंधन करेंगे, कम पानी में ज़्यादा फसल लेंगे, पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो प्रधानमंत्री कंसेप्ट है, उसका हम लोग बात करते हैं कि प्रति बूंद अधिक फसल। तो सिंचाई में ड्रिप की बहुत आवश्यकता है। खासकर रांची ज़िले में किसान भाइयों को आग्रह करते हैं कि आप गवर्नमेंट की योजनाओं का फ़ायदा लेकर अपना उत्पादन को भी बढ़ाएं और अपना प्रॉफिट भी बढ़ाने का प्रयास करें। दलहनी फसल अरहर की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में बिरसा अरहर 1 या बहार लगाएं। अरहर की खेती के लिए 2 से 3 बार खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। जुताई के समय गोबर की सड़ी खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरह मिला दें। अरहर टाड़ जमीन की फसल है, इसलिए खेत में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, बीज बुआई से पहले राइजोबियम कल्चर से उपचारित जरूर करें। किसान भाई खेत की पहली जुताई के लिए मोल्ड बोर्ड हल नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 40 से 50 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में फल मक्खी कीट के नियंत्रण के बारे में। टमाटर फसल में फल मक्खी लगने का खतरा रहता है। फल मक्खी उड़ने वाले कीट होते हैं जो टमाटर के फसल को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इस कीट से बचाव के लिए बुआई से पहले सुरक्षा कदम उठाए जाते हैं। इसके लिए किसान कतारों में टमाटर की बुआई करें और टमाटर की हर 16 पंक्ति के बाद 1 पंक्ति गेंदा फूल लगाएं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में जानकारी ली। जानकारी हम देंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश है। मातृभूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दाले का आटा या बेसन आदि मिलाकर उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलता है, जिसका नाम रखा गया है जीवामृत। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री: 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी और मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्रियों से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्रियों में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके लिक्विड जैसा बना सकते हैं। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। ये जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ देना चाहिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि में महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना चाहिए। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी बोया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर से धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बीजामृत प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, तो वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनाया जाता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इससे 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है।
खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि की जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। वापसा। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे भूमि में हवा एवं नमी का बराबर संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अग्निअस्त्र। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि कीट एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प प्रदान करती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में बनने वाला ही आदान है अग्निअस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती, उसके पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल का 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस तरह खट्टी लस्सी, कंडित, सौठास्त इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है प्राकृतिक खेती करना हम किसानों के लिए। इससे न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि हमारी भूमि के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी लाभ मिलता है। कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन है और बिना संघर्ष के जीवन अधूरा होता है, और जिसने संघर्ष की वो मुकाम तक ज़रूर पहुंचता है, क्योंकि वो शिद्दत के साथ संघर्ष करता है। एक संघर्ष की ऐसी ही कहानी हमारे पास में है, जो वृत्त चित्र के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सीधा देखते हैं इस वृत्त चित्र को। झारखंड प्रदेश जो है विभिन्न विधाओं से परिपूर्ण है, और यहाँ पे देखा जाए तो जो लोग हैं वो काफ़ी मेहनतकश हैं। अपने मेहनत के बदौलत ये लोग बंजर ज़मीन में भी फसल उपजाते हैं, बागवानी करते हैं। आज हम आए हुए हैं खूंटी जिला के कुमांग ग्राम में। यहाँ पे जो किसान हैं वो अपने मेहनत के बदौलत बागवानी किए हैं, साथ ही साथ भेड़ पालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, और कहा जाए तो सामयिक कृषि प्रणाली को अपनाकर अपने जीवन का यापन करते हैं। अभी आम का सीज़न है, और ऐसे में इनके बाग में जो आम लटके हुए हैं, इनके चेहरे के मुस्कान हैं और इनकी मेहनत सफलता जो होती है वो दर्शा रही है। साथ ही साथ ये कहते हैं कि इस आम बागवानी से जो मुनाफा होता है उससे हम सालों भर जीवन यापन करते हैं। साथ ही साथ भेड़ पालन इनका शौक़ है, उससे भी कुछ आमदनी हो जाती है। मछली पालन भी करते हैं और अपने छोटे से आंगन में बत्तख और मुर्गी का भी पालन करते हैं। जब कोई किसान सामयिक कृषि प्रणाली अपनाता है तो वो एक चीज़ का जो वेस्ट होता है दूसरे में यूज जब करता है तो उसका जो कॉस्टिंग आती है उसमें कमी आती है, और यही कमी इनके लिए अर्थ यानी कि धन का जरिया बनता है। आज हम मिल रहे हैं मोंगिया भेंगरा से और उनसे जानेंगे कि उनकी सफलता की जो कहानी है वो कैसे शुरुआत हुई और आज किस मुकाम पे है। अगर अपने खेत से 1 या 2 फसल सालाना ली जाए तो इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति, फसल चक्र और आमदनी तीनों ही प्रभावित होती है। अच्छी आमदनी और बेहतर फसल के लिए कृषि से जुड़े अनुषंगी कार्यों पर भी बल दिया जाना चाहिए और इसकी विविधता का भी लाभ उठाया जाना चाहिए। खूंटी जिला स्थित कुमांग गांव के अमूल्य भेंगरा एक ऐसे किसान हैं जो समय और परिस्थिति के साथ खेती बाड़ी के तौर तरीके में बदलाव लाया और समेकित खेती अपनाकर अपनी आमदनी में भी इजाफा किया। मूल्य भेंगरा पहले उड़द, मड़वा इत्यादि की खेती करते थे, बाद में बागवानी की। उनके बाग में आम की विभिन्न प्रजातियों के 114 पेड़ हैं।
इसके अलावे वे कई तरह के लत्तेदार सब्जी फसलों की भी खेती कर रहे हैं। शुरुआत तो मनरेगा से किए हैं, ये आम बागवानी, और इससे पहले तो यही उड़द मड़ुआ वही सब खेती होता था। वो उस खेती में अच्छा फ़ायदा नहीं हुआ, इसके लिए हम लोग आम बागवानी किए हैं। आम बागवानी मतलब बताया, दीदी लोग बताया, दादा लोग बताया है, उसके बाद प्रधान वाले भी बताए, वही लोग बताए, उसके बाद हम लोग सुने और समझे, उसके बाद हम लोग भी आम बागवानी किए। साथ में ये बागवानी में खेती सब की है। नहीं तो अभी तो खेती कुछ नहीं है, लेकिन इससे पहले था यही करेली सब था, झींगा घुंघरा, फिर खीरा सब था पहले। उसके बाद फूल गोभी सब लगाते थे, बंधा गोभी, आलू सब लगाते थे इससे पहले। हाँ, इसी बगैर हाँ वो भी होता था। उस समय आम छोटा था, इतना बड़ा नहीं था। ये 1 एकड़ में है। इसमें अमरपाली है, मलिका है और 1-2 ठो दशहरी है। अमूल्य भेंगरा आम बागवानी के लिए जरूरी कार्यों की बखूबी जानकारी रखते हैं। मसलन कब पौधों में कीटनाशकों का छिड़काव किया जाना चाहिए, खाद पेड़ों में कब और कितना डालना चाहिए, साथ ही मंजर आते वक्त किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये तमाम जानकारियां उन्हें प्रदान नामक संस्था के कृषि विशेषज्ञों के मार्फत प्राप्त होती है। नहीं, इसमें शुरू से ही देखभाल करना होता है। जैसे दिसंबर में स्प्रे करना होता है, कीटनाशक स्प्रे करना होता है। उसके बाद ये जैसे ये बुद्धा सब है, उसमें खाद सब देना पड़ता है। उसके बाद फरवरी आसपास में फूल आता है, उस समय कुछ मंजर आता है, उस समय देखना होता है कैसे कैसे मंजर आ रहा है, क्या आ रहा है उसको। उसके बाद फूल और फल जो आता है ना, उसके बाद वो स्प्रे करते हैं विटामिन सब। अमूल्य बताते हैं कि आम फसल की बिक्री की उन्हें कोई परेशानी नहीं है। व्यापारी खुद उनसे संपर्क करते हैं और फसल की खरीदारी करते हैं। इस बार उन्हें अच्छी आमदनी की उम्मीद है। व्यापारी लोग खुद आते हैं और ले जाते हैं डायरेक्ट। पिछले साल उतना ज़्यादा नहीं हुआ था, क्योंकि पिछले साल आम बहुत ज़्यादा फल हुआ था, जैसे देसी वाला भी फल हुआ था, इसके लिए ये रेट कम हुआ। इस बार तो अच्छा ही होगा। जैसे आम देसी आम सब नहीं है, इसके लिए कुछ रेट बढ़ेगा, तो 20 रुपया किलो तो मिलेगा ही। हाँ, खेतीबाड़ी और बागवानी के साथ साथ अमूल्य ने भेड़ पालन का भी काम शुरू किया है। उनके पास एक तालाब है जिसमें उन्होंने मछली पालन का काम शुरू किया। इसके अलावे वे शौकिया तौर पर बतख और मुर्गी पालन भी करते हैं। अभी इस बागवानी में खेती नहीं होता है, इसके लिए भेड़ इसी बागान में पालते हैं, और यही आम बेच के ही भेड़ भी लिए हैं। हाँ, घर सब बनाएंगे। बगल में तालाब भी है, उसमें मछली पालन किए हैं। इसमें रेहू और कतला है, 120 बाई 120 का है। अभी मछली तो नहीं बेचे हैं, अब बत्तख तो 100 के लिए रखे हैं। अगर होगा तो ये तालाब बगल में है, उसी में हाँ जाएगा। और मुर्गी भी अपने यही खाने के लिए, फिर बेचने के लिए भी। इससे पहले तो हम लोग यही गोड़ा मड़ुआ और उड़द सब बुनते थे। नहीं होता, एक सीजन होता था। बाहर गए थे, 2-3 बार गए थे, जैसे केरल गए थे। हाँ, वहाँ पे लेबर काम करते थे। वहाँ पे उस समय 120-130 ऐसे मिलता था। मदद तो कोई नहीं करता है, हम ही करते हैं। फिर हाँ, परिवार है, बच्ची है, 3 बच्ची है, नहीं तो वो लोग छोटी छोटी है। अमूल्य पहले केरल में बतौर दिहाड़ी मजदूर काम करते थे। उनकी दैनिक आमदनी काफी कम थी, जिससे परिवार का भरण पोषण करना काफी मुश्किल था। फिर उन्होंने गांव लौटकर खेती बाड़ी से जुड़ने का निर्णय लिया। वे अब कई तरह की फसलें उगा रहे हैं। वे फसलों की सिंचाई के लिए सोलर पंप का इस्तेमाल करते हैं।
भेड़ पालन से उन्हें खेती बाड़ी के लिए खाद मिल जाता है। फिलहाल अमूल्य को काफी बचत तो नहीं हो पाती है, लेकिन उन्हें इस बात का सुकून है कि वे रोजी रोटी के लिए बाहर नहीं जाते हैं। वे गांव घर में रहकर ही अपना काम कर रहे हैं। हाँ, सोलर से भी पटवन करते हैं। जैसे खेती सब होता है उसमें सोलर से, उसमें खीरा का खेती करते हैं। फिर यही ये क्या बोलता है, तरबूज, बैगन, भिंडी, ये सब। हाँ, सब्जी लगाते हैं। हाँ, दोनों। अभी तो उससे नहीं होता है, कुछ बाहर से भी मंगाना पड़ता है। गोबर भेड़ रखने से वही गोबर के लिए होगा, खाद के लिए। फिर ये जो घास सब होता है वो सबको खाएगा। निकाई गोड़ाई उतना नहीं होगा, नहीं तो घास बहुत बड़ा बड़ा हो जाता था इसमें। हाँ, वो सब रहने से तो फ़ायदा ही है, काहे कि वो लोग खा जाता है। हाँ, अभी तो शुरुआत किए हैं। अभी 7 भेड़ था फर्स्ट में, 7 भेड़ लिए थे, तो उसी से शुरुआत हुआ है। अभी टोटल 13 भेड़ है। इनकम तो वही बच्चे लोग का स्कूल फीस सब निकल जाता है। अब वही बचत तो नहीं होता है, फिर भी वही अपना खर्चा वर्चा लेके सारा चीज़ हो जाता है। नहीं तो केरल में रहते तो उस समय भी वैसे ही था। फिर अभी खेती बाड़ी किए हैं तो बाहर जाना नहीं पड़ रहा है, यहीं से सब चीज़ हो रहा है। घर से ही सब चीज़ हो रहा है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, सब हो जाता है। अमूल्य बताते हैं कि बाहर आजीविका प्राप्त करने जाना गुलामी जैसी स्थिति उत्पन्न करती है। बाहर अमानवीय परिस्थितियों में भी काम करना पड़ता है, जबकि अपने गांव घर में खेती करने पर आजादी है। इसमें काम के घंटों की कोई पाबंदी नहीं है। हालांकि उन्होंने खेती बाड़ी या पशुपालन का कोई विधिवत प्रशिक्षण नहीं लिया है, परंतु उन्हें संतोषजनक आमदनी मिल जाती है। खेती बाड़ी अपनाकर वे और उनका परिवार काफी खुश है। वे अपने साथियों को भी खेती बाड़ी करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। फिलहाल अमूल्य 4 एकड़ की भूमि में खेती बाड़ी, बागवानी, भेड़ पालन और मत्स्य पालन का काम कर रहे हैं। वो लोग भी यहीं जैसे अपना खेत सब है उसमें खेती बाड़ी करें, वही मेरा सलाह है। क्योंकि बाहर में तो गुलामी खटना पड़ता है ना। अभी आपको कुछ तबीयत सब खराब होगा, फिर भी काम करना पड़ता है। अगर नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलता है इसके लिए। यहाँ तो अपना मर्जी है। हाँ, बस वही 2-3 घंटा करते हैं सुबह में, फिर शाम में 2-3 घंटा। हाँ, दिन भर आराम करते हैं। अभी 3 साल से फसल लेना शुरू किए हैं। जैसे ये आम से सालाना आता है, फिर खेती से भी आता है। उनको भी जैसे हम खेती करते हैं वैसे ही खेती करें बोल के ऐसे बोले हैं। फिर वो लोग करने तो चाहता है, पर उतना जल्दी तो फायदा नहीं होता है। वे बागवानी से खुश हैं। उनका कहना है कि मूल्य आम की प्रजाति पर निर्भर करता है। एक पेड़ से औसतन 15 किलो तक आम की फसल मिल जाती है। विपणन की व्यवस्था प्रदान के द्वारा की जाती है। उनका मानना है कि प्रशिक्षण प्राप्त कर खेती बाड़ी और बागवानी का काम करना ज्यादा फायदेमंद है। ऐसे हमारे पास 4 एकड़ जैसा टोटल जमीन है। हाँ, सब में खेती, लेकिन वही साग सब्जी 1 एकड़ में, फिर ये आम बागवानी 1 एकड़ में, फिर वही धान सब मरुआ सब वही सब लगाते हैं, वही 2 एकड़ करीब में। सब मिला के वही 1-1.5 लाख आ जाता है साल में। नहीं, दशहरी का ज़्यादा रहता है रेट। अमरपाली का थोड़ा कम है, उसके बाद मालिका है, उसका बीच मीडियम में रहता है रेट। हाँ, खुद देखता है, उसके बाद तैयार हुआ है कि नहीं उसको देख लेता है व्यापारी, उसके बाद ले जाता है। हम ही लोग से तोड़वाएगा। एक पेड़ से कम वही 15 kg आसपास का निकल जाता है। प्रधान वाले ही बताता है, ट्रेनिंग नहीं लेते। और दूसरी तरफ से आते हैं वो लोग बताते हैं। वो लोग बोलता है कि पानी डालो बोलता है, लेकिन हम लोग पानी डाल के देखे 2-3 पेड़ में
तो उससे और ज़्यादा गिरता है, इसके लिए नहीं डालते हैं। हालांकि अमूल्य विगत 3 वर्षों से खेती बाड़ी से जुड़े हैं, लेकिन वे इस काम से काफी खुश हैं। उनका मानना है कि झारखंड के लोग अपने प्रदेश में ही खेती बाड़ी का काम कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो झारखंड के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि वो लोग भी ऐसे ही खेती करें, यही मेरा कहना है। बाहर ना जाके यही अपना गांव घर में यही खेती बाड़ी सब करें। अमूल्य के पास 4 एकड़ भूमि है, जिसमें वे खेती बाड़ी, बागवानी, भेड़ पालन और मत्स्य पालन का काम करते हैं। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से अपनी जमीन का उपयोग समेकित खेती के लिए किया है। ऐसे किसान जिनके पास जमीन है, वे समेकित खेती अपनाकर न केवल आत्मनिर्भर बन सकते हैं, बल्कि संसाधनों का समुचित उपयोग कर खुशहाल जीवन भी बिता सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से मूल्या भेंगरा जी जो हैं समेकित कृषि प्रणाली पद्धति को अपनाया और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इन्होंने न सिर्फ भेड़ पालन किया, बल्कि भेड़ पालन के पीछे की जो तकनीक है, जो रणनीति है, वो बताया कि भेड़ जो है बागान में जब घुसेंगे तो केवल घास खाएंगे, ना कि पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाएंगे। वहीं अगर बकरी पालन करते तो बकरी से पेड़ पौधे को भी नुकसान होता। तो ये सूझबूझ और ये तकनीक जाहिर करता है कि किसान अगर सही ढंग से खेती करे तो जीवन यापन का जरिया बना सकता है और पलायन रुक सकता है। इन्होंने केरल में नौकरी की और नौकरी से संतुष्टि नहीं होने के कारण यहाँ आकर जी तोड़ मेहनत किया और आज उसका नतीजा है कि यह फलबाग जो बना हुआ है, इससे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया और सालों भर का खर्च, पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह सभी इसी से करते हैं। इन्होंने कहा कि आम बेचकर भेड़ लिया और भेड़ को फिर बेच करके घर बनाया। तो ये निरंतर प्रक्रिया जो है कड़ी दर कड़ी चलती रहती है। इसीलिए वैसे किसान जो इनके पास ज़मीन नहीं है या फिर जो पलायन करते हैं, उनके लिए एक सबक होगा इनकी कहानी कि आप अपने घर में रहें, परिवार के साथ रहें और जीवन बेहतर यापन करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। तो देखा किसान भाई बहन, अगर आप मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, तो आपको उस मुकाम तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपने जिस तरह से इन्हें देखा मेहनत करते हुए, सही दिशा में आपको मेहनत करनी है और सफलता फिर आपकी कदम चूमेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता जरूर लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतजार। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।